हेलो, आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज का वीडियो है फिजियोथेरेपी एज अ करियर के बारे में। सभी मेडिकल स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम्स दिया है, पर किन्हीं कारणों से उस एग्ज़ाम की काउंसलिंग यानी कि नीट की काउंसलिंग रुकी हुई है, क्योंकि बॉम्बे में एक केस चल रहा है जिसकी वजह से आगे काउंसलिंग नहीं हो पा रही। ऐसे में जिनको तो श्योरिटी है कि उनको सीट मिलेगी एमबीबीएस में या बीडीएस में, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। पर कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि हमारा डाइसी है या हमें श्योरिटी नहीं है कि हमें एमबीबीएस में सीट मिलेगी, तो उनके लिए निराश होने की कोई वजह नहीं है। इसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा करियर है अगर वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि फिजियोथेरेपी का स्कोप क्या है, क्या करियर है, वो कितनी इनकम जनरेट कर सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। फिजियोथेरेपी एज अ करियर जानने से पहले ये देखते हैं कि फिजियोथेरेपी है क्या और फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है। तो मैंने व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी एक वीडियो बनाया था जिसके बारे में इसकी पूरी नॉलेज दी गई थी कि फिजियोथेरेपिस्ट को मूवमेंट का डॉक्टर भी कहा जाता है। तो स्कोप का मतलब होता है, तीन चीज़ें मैं इसमें लेता हूँ कि स्कोप होता क्या है। पहला कि स्कोप में व्हाट इज़ द नीड ऑफ द सोसाइटी, अगर वो नीड को पूरी कर सकता है तो इसके बेस पे उसका स्कोप और करियर क्या है। दूसरा कि उसमें नयापन भी कुछ है कि नहीं है, मतलब यानी कि किसी फील्ड में अगर कोई नयापन नहीं है तो उसका स्कोप लिमिटेड होगा। तो फिजियोथेरेपी में इसका स्कोप बहुत वास्ट है क्योंकि इसकी नीड भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी को, और दूसरा इसमें बहुत नएपन भी और नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। थर्ड होता है कि उसको सैलरी कितनी मिलेगी, जो कि सभी को ये चाहिए होता है कि उसकी इनकम कितनी होगी इस फील्ड से। तो इसकी इनकम आपकी कैपेबिलिटी पे और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये इसका स्कोप और करियर बहुत वास्ट है, ये फील्ड भी बहुत वास्ट है। तो जैसे जैसे आप अपलिफ्टमेंट करते जाएंगे, नई नई चीज़ें, नई नई कोर्सेज सीखते जाएंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कोर्सेज भी बहुत होते हैं, जैसे मैनुअल थेरेपी की कुछ टेक्निक्स हैं। तो जैसे जैसे आप अपने आप को बेटर करते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकेंगे। फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं कि एक बेसिक फिजियोथेरेपिस्ट 20 to 30,000 पर मंथ ईजीली अर्न कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बना जा सकता है। इसके लिए आपको +1+2 मेडिकल ऑप्ट करके कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद आपने जैसे नीट का एग्ज़ाम दिया, या आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से फिजियोथेरेपी का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। इस कोर्स को बीपीटी यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कहते हैं। ये कोर्स 4.5 ईयर्स का होता है। 4 ईयर्स पूरी हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल चलता है और 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है। इसके बाद यानी कि हम फिजियोथेरेपी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में पूरी बॉडी के ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसमें हमें पूरी बॉडी की नॉलेज होती है, और मेनली फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है एक्सरसाइजेस के थ्रू और मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट को, मैकेनिकल पेन को बॉडी से दूर करना। इसमें हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, और मेन सब्जेक्ट होता है फिजियोथेरेपिस्ट का एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स एक फिजियोथेरेपिस्ट से अच्छी कोई भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसमें पूरी एक्सरसाइजेज की नॉलेज दी जाती है और कौन सी फोर्सेस हमारे मूवमेंट के रिलेटेड, हमारे मसल के रिलेटेड, जॉइंट के रिलेटेड, जोन सा भी फोर्स सिस्टम चलता है, इसको काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में डिवाइड किया गया है। तो ये बहुत वास्ट नॉलेज है, तो मैं कट शॉर्ट में बताता हूँ। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बाद हम मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में जाते हैं। मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में बेसिकली 4 तरह की मास्टर्स होती है। फर्स्ट होती है एमपीटी इन ऑर्थो यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में, फिर न्यूरोलॉजी में, उसके बाद होती है स्पोर्ट्स में, फिर कार्डियो में। 4 ये बहुत मेन मानी गई हैं। इसके बाद और भी बहुत वेरिएशंस हैं और छोटे छोटे कोर्स चलते रहते हैं बीच में, जिसमें आप अपनी नॉलेज को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने करियर को, अपने स्कोप को बहुत ज़्यादा फैला सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी ऑप्ट करना क्यों हमारी पहली पसंद होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ इसलिए मैं इसकी पढ़ाई कर रहा हूँ, पर एज अ होल फिजियोथेरेपी देखा जाए तो ये पूरी बॉडी की हमें नॉलेज देता है। ये एक कंप्लीट कोर्स के रूप में उभर के आता है। इसमें हम सारे मसल, सारे जॉइंट्स पढ़ते हैं, यानी कि पूरी नॉलेज जब हो जाती है तो हम इसमें और बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारी और चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं।
मान लीजिए सोसाइटी को आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो किसी ना किसी का कोई ना कोई जॉइंट फंसा रहता है, किसी ना किसी को कोई ना कोई मस्कुलर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारा योगा ट्रेंडिंग में है और लोग अब फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल इसमें और इंक्रीज़ हो जाता है। वो एज अ प्रिकॉशन भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रीटमेंट में तो फिजियोथेरेपी यूज़ होती ही होती है। तो अब बात करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्कोप तब डिपेंड करता है कि नीड ऑफ सोसाइटी क्या है। अगर आप सोसाइटी की नीड फुलफिल कर सकते हैं तो आपका स्कोप बहुत वास्ट है। अब फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है। ट्रीटमेंट में तो फिजियोथेरेपी काम आती ही आती है। आप बेसिकली मोटी मोटी प्रॉब्लम्स ले लीजिए, फ्रोज़न शोल्डर, बैक पेन, नेक पेन, और बाकी आती है हमारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें पैरालिसिस के बाद फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट प्राइमरी प्लस सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी यूज़ होता है। सेकेंडली फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है आईसीयूज़ में। आईसीयूज़ में मूवमेंट रिलेटेड जितनी मुश्किलें होती हैं वो सब फिजियोथेरेपिस्ट हैंडल कर लेता है, और सिक्रीशंस के लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी ज़रूर दी जाती है पेशेंट को जो वो बेड रिटर्न होता है। थर्ड आता है स्पोर्ट्स में। आप देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, जिसको सबको शौक है क्रिकेट देखने का। तो उसमें सबसे पहले जब इंजरी होती है प्लेयर को, तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट ही भागता हुआ आता है और उसकी मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट को दूर करता है, जिससे प्लेयर फिर से खेलने के काबिल हो सकता है। तो फोर्थ आती है फिजियोथेरेपिस्ट का काम हमारे जैसे फिटनेस के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं, योगा के लिए आगे आ रहे हैं। तो एज ए प्रिकॉशन फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसे प्रोग्राम्स जनरेट कर सकता है जिसमें वो पेशेंट्स एज वेल एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को एक प्रिकॉशनरी एडवाइस दे सकता है ऐसे प्रोग्राम्स में कि कौन सी एक्सरसाइजेज उसके लिए हेल्पफुल हैं, एक पर्टिकुलर एज के बाद कौन सी एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये रोल, फोर्थ रोल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिफ्थ आता है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम बताते हैं कि कैसे हमने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जैसे हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, इसमें मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उसको भी ज़रूर देखिए। ये 5 रोल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मैंने एक बेसिक नॉलेज दी है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके लिए आप मुझे पर्सनली भी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट में इंटरेस्ट हैं, फिजियोथेरेपी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे पर्सनली भी पूरी मेरी गाइडेंस ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि ये इनकम कैसे जनरेट कर सकता है, उसके बारे में देखते हैं। इनकम के बारे में बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि ये फिजियोथेरेपिस्ट की कैपेबिलिटी पे, उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, और इसके लिए मैंने नीड ऑफ सोसाइटी को अगर हम समझ लिया तो इनकम जनरेट करना कोई बड़ा काम नहीं रहेगा। फिर भी एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हॉस्पिटल में अपना सर्विसेज दे के या अपना प्राइवेट क्लिनिक चला के भी 30 to 40,000 पर मंथ ईजिली अर्न कर सकता है। इनकम का एक और सोर्स हो सकता है, इंडिया में तो हम इसको प्रेफरेंस दे ही रहे हैं, प्लस अब्रॉड में भी स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट है फिजियोथेरेपी का। उसमें तो और भी बहुत सारी जगह पे फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होती है। बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स, बहुत सारे ऑफिशियल्स के साथ फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप को कनेक्ट रखते हैं, जिसकी वजह से इनकम और जनरेट होती है। फिर भी मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे इस मेरे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी दिया है उसमें ईमेल कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और भी इसके बारे में जानने के लिए आप मुझे कभी भी अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।